अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में हम लोग आज बात करेंगे डाईपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स या ज्यूटर आयन ऑफ अमीनो एसिड, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और इस पर एक छोटा सा नोट्स आता है, तो अगर आपके पास नोट्स आएगा कि राइट द ज्यूटर आयंस, व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूटर आयंस लिखने का आएगा नोट, तो आप लिख सकते हैं। या व्हाट डू यू मीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर लिखने को आएगा तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, अमीनो एसिड्स के नेचर के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग अमीनो एसिड जो पढ़े हैं, आपने इसके पहले जान चुके हैं कि अमीनो एसिड्स आर द अमीनो डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। क्या पढ़े हैं कि हम बात कर रहे हैं कि डाईपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड डाईपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स, या इसी को हम कहेंगे ज्यूटर आयंस या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसी पर हम बात करेंगे। तो इसी पर नोट्स आता है। तो आपने ये कहा कि सिंपल सा, अगर हमारा एसिटिक एसिड हो, ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, यहां पर आपने एक हाइड्रोजन को अमीन ग्रुप से, दूसरे हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपको बनता है अमीनो एसिड। ये है हमारा अमीनो एसिड्स। तो इस अमीनो एसिड्स में मैक्सिमम, जैसा हम लोग पढ़े हैं कि इतना तो कॉमन होता है, मैक्सिमम अमीनो एसिड में कॉमन होता है, और जो इसका नेचर होता है वो R पर डिपेंड करता है। तो हम R के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने R के अलग अलग ग्रुप रखे हैं, और बाकी जो हमारा H है, NH2 है, COOH है, वो सेम रहता है, ये अलग होता है। इतना आपने पढ़ा है। अब स्ट्रक्चर देखने के बाद एक बात क्लियर है कि यहाँ पर एक ये अमीन ग्रुप है और एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप। तो आप ये कह सकते हैं कि एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। सिंपल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं हम। एक सिंपल अमीनो एसिड अगर लेते हैं, ये हमारा सिंपल अमीनो एसिड है। सिंपल अमीनो एसिड में, सिंपल अमीनो एसिड्स जिसमें वन अमीनो ग्रुप है, वन अमीनो ग्रुप है यानी NH2 ग्रुप, और वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एसिडिक इन नेचर होगा, ये एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर है। और जो ये वाला ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो यह एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक है। क्या है ये? एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो
हमारा सेंटेंस बन रहा है कि अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। हम लिख भी लेते हैं इसको, और ये दोनों फार्म में एग्जिस्ट करेगा, केटायनिक और एनायनिक बोथ फार्म्स। होगा क्या कि भाई ये H प्लस ले लेगा तो केटायन बना लेगा, और ये H प्लस अगर यहां से लॉस कर देगा तो एनायन बना लेगा। तो ये दोनों फार्म में एग्जिस्ट करेगा, केटायन और एनायन दोनों फार्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। इस बात को क्या लिखेंगे कि अगर यहां सेंटेंस लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर नोट्स लिखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे कि अमीनो एसिड्स आर अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, आर एम्फोटेरिक इन नेचर। They contains both, they contains, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है, कंटेन्स बोथ अमीनो ग्रुप एंड बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें अमीनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। अमीनो ग्रुप्स आर, कैसा नेचर होगा अमीनो ग्रुप का? अमीनो ग्रुप्स इज इन बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर। अमीनो ग्रुप जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक इन नेचर। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन एसिडिक नेचर। तो आपने कहा कि जो हमारा अमीनो एसिड है इसमें अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो जब दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इसमें एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। अच्छा, फिर इसके बाद ये अलग अलग मीडियम में, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि देख लीजिएगा कि अगर हमारे पास में ये है CH या NH2COOH H और ये हो गया R। ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ये कैसा हुआ? न्यूट्रल अमीनो एसिड है ये, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब अगर यहां पर आप स्ट्रांग एसिडिक मीडियम ले लेंगे, एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि एसिडिक मीडियम H प्लस को देगा, तो ये वाला H प्लस को ले लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो बना लेगा RCNH3 प्लस HCOOH। तो क्या बना दिया? ये केटायन बना दिया, केटायन। अमीनो एसिड किस फॉर्म में हो गया? केटायन के फॉर्म में हो गया। अब दूसरा, यदि आप बेसिक मीडियम ले लेते हैं, बेसिक मीडियम में तो ये OH जो है यहां से H प्लस ले लेगा, ये बना देगा RCNH2COO माइनस H।
तो ये बन गया हमारा एनाइन। ये एनाइनिक हो गया और ये आपका केटाइनिक हो गया। एनाइनिक अमीनो एसिड, केटाइनिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, केटाइनिक अमीनो एसिड हो गया। ये हमारा एनाइनिक अमीनो एसिड हो गया। किस मीडियम में है ये बेसिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड एनाइनिक फॉर्म में है। एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड केटाइनिक रूप में है। चलिए, अच्छा ये जो है ये तो आपका न्यूट्रल में है। इसका डाइपोलर नेचर देख लीजिए। इसका डाइपोलर नेचर हम आगे बताएंगे। तो ये यहां से H+ इसको दे देगा, इंटरनल एक्सचेंज होगा। इंटरनल एक्सचेंज होने पर ये H इसको दे देगा। अच्छा, नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं नोट्स के रूप में। इसको आप ऐसे प्रॉपर नोट्स में आप लिखते जाएं। अब क्या होगा, हमें कह रहे हैं कि इन द स्ट्रांग एसिडिक एसिड मीडियम न्यूट्रल अमीनो एसिड फॉर्म द केटाइनिक अमीनो एसिड बाई एक्सेप्टिंग H+ आयन बाय द अमीनो ग्रुप, या अमीनो ग्रुप अंडरगो प्रोटोनेशन टू फॉर्म द केटाइनिक। तो क्या होगा, ये एसिडिक एसिड है तो ये H+ देगा। तो H+ देगा तो जो अमीन ग्रुप है ये बेस है, बेसिक है, तो यहां से H+ को लेगा तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। अमीनो एसिड का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तो H+ यहाँ आके जुड़ जाएगा। NH2 जो है वो NH3+ में कन्वर्ट हो गया और ओवरऑल ये हमारा केटाइनिक फॉर्म हो गया और बना लेगा केटाइनिक अमीनो एसिड। इसलिए हमने लिखा है कि इन द एसिडिक मीडियम अमीनो एसिड इन द केटाइनिक फॉर्म हो गया। ये तो हो गया एसिडिक मीडियम। बेसिक में क्या होगा, इन द बेसिक मीडियम OH- होगा। OH- ये एसिडिक प्रोटॉन को H+ को यहां इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। और जब डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो H+ यहां से हट जाएगा तो ये कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल ये हमारा अमीनो एसिड जो है वो बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम ये लिख सकते हैं कि इन द एसिडिक मीडियम, इन द एसिडिक मीडियम इन द एसिडिक मीडियम अमीनो ग्रुप अंडरगो अमीनो ग्रुप अंडरगो प्रोटोनेशन टू फॉर्म केटाइनिक अमीनो एसिड, टू फॉर्म केटाइनिक अमीनो एसिड। इन द बेसिक मीडियम, इन द बेसिक मीडियम कार्बोक्सिलिक ग्रुप अंडरगो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अंडरगो डीप्रोटोनेशन अंडरगो डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म
एनायनिक अमीनो एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ये न्यूट्रल में है, न्यूट्रल अमीनो एसिड डाइपोलर कैसे बनाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो हमारा, इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या ज्यूटर आयंस इस पर आता है, इसको आप लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में आईपी भी कहेंगे, आईपी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये जो हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, अमीन ग्रुप होगा। मान लेते हैं एक सिंपल सा हम ले रहे हैं, ये हमारा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड्स में आपने कहा कि यहां पर एक अमीन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका प्रोटॉन प्रोटोनेशन की टेंडेंसी होती है और इसकी डीप्रोटोनेशन की टेंडेंसी होती है। ये देखिएगा, तो ये क्या करेगा कि ये यहां से H प्लस ले लेगा तो यहां NH3 हो जाएगा और यहां पर ये ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा बना लेगा, ये तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ये क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको और सरल भाषा में समझा देंगे। तो जरूरत यह है कि आप पूरा देखें, समझें और फिर उसके बाद कमेंट करके बताएं। तो ये हमारा बन जाएगा NH3, इस पर प्लस आ गया, फिर ये हो गया CH2, या अगर यहाँ R रखना चाहें तो आप R रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर R कर दीजिए एक, ये ज्यादा अच्छा है R रख देना, CH2 रखने से अच्छा है। और फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये आपका निगेटिव पोल हो गया और ये आपका पॉजिटिव पोल हो गया, तो दोनों पोल इसी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा डाईपोलर आयन। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डाईपोलर आयन, और डाईपोलर आयन को ही हम ज्यूटर आयन कहते हैं, ज्यूटर आयंस। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस है और उसी के अंदर माइनस है, तो जहां प्लस और माइनस होता है उसे साल्ट कहते हैं। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में है इसलिए हम इसको इंटरनल साल्ट कहेंगे। ये हो गया हमारा इंटरनल साल्ट। प्लस और माइनस ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरनल साल्ट हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अमीनो एसिड्स है उसमें इंटरनल साल्ट्स लाइक स्ट्रक्चर हो गया ये हमारा, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो हम ये लिख देंगे कि अमीनो एसिड्स है साल्ट लाइक स्ट्रक्चर। क्या लिख रहे हैं हम आप आगे कि अमीनो एसिड्स हैव साल्ट लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, आप भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, यह कहने के लिए कि औपचारिकता के रूप में कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बीएससी का टोटल वीडियोज हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए आप चैनल को केवल बीएससी का ही नहीं, टारगेट हमारा एमएससी, नेट जेआरएफ और फिर उसके बाद आईआईटी नीट का भी बाद में हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए बीएससी के लिए यहाँ फुल पैकेज है कि आप पूरा पढ़ें यूट्यूब पर। तो अमीनो एसिड्स हैव साल्ट लाइक स्ट्रक्चर एंड shows following characteristics, shows following characteristics। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हम आपको बताते हैं।
अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, तो ये हमारा देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसमें, तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखिए भाई, ये साल्ट है, तो हम जानते हैं कि अगर साल्ट है तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो पहली बात यही हो गई कि दे आर सॉल्युबल इन द वाटर एंड इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हम कह रहे हैं कि दे आर soluble in water and insoluble in organic solvent। तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर उसके बाद जो है, चूंकि ये आपने कहा कि ये आपका आयनिक है, तो प्लस और माइनस है, साल्ट लाइक है, तो इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये लगभग 200 के ऊपर के आसपास होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये कैसा होते हैं, ये साल्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। चूंकि ये पोलर होते हैं इसलिए इनका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। थर्ड है कि दीज हैव हाई डायपोल मोमेंट, इनका जो डायपोल मोमेंट होता है, चूंकि ये पोलर होते हैं, इनमें पोलर करेक्टर पाया जाता है, इसलिए इनका जो डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट का भी मान ज्यादा होगा। जो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है वो भी ज्यादा होगा। एंड डायपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, अधिक होगी। और इसमें चूंकि आपने कहा कि इसका स्ट्रक्चर हमें हमेशा लिख के रखना होगा कि ये हो गया आपका NH2CHRCOOH। तो जब बैंड लेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, तो यहां हमें दो बैंड मिलना चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक दे और एक अमीनो ग्रुप का दे। तो हमें दोनों जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं इसका बैंड मिलना चाहिए, लेकिन न ये अमीनो ग्रुप का बैंड देता है और न कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बैंड देता है। तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि दे डू नॉट गिव्स या इट नॉट shows characteristic bands of amino group and carboxylic group। तो ये तो हमने यहां पर ये कहा कि भाई जब इंटरनल साल्ट लाइक स्ट्रक्चर है तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अमीनो एसिड्स के लिखे हैं। जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर अगर इसका साल्ट लाइक होगा तो उस कंडीशंस में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कंडक्टिविटी मेजरमेंट से, इसे नोट करें, आगे बढ़ेंगे हम, कि जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट है उससे एक बात ये, अच्छा जो हमारा अमीनो एसिड्स मिला भाई इसमें प्लस भी है माइनस भी है,
अगर एक केटायन के रूप में रहेगा तो कैथोड की तरफ, एनायन के रूप में रहेगा तो एनोड की तरफ जाएगा। तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट ये शो करता है कि सर्टेन पीएच पर, देख लीजिएगा कि ये हमारा CH COOH RNH2 ये है। तो सर्टेन पीएच पर ये आयन के रूप में भी रहेगा, हम आयनिक कर देते हैं, डाइपोलर नेचर बना देते हैं, NH3CHRCOO-। ये हमारा हो गया यहाँ प्लस, ये हो गया ज्यूटर आयन, ये हमने बना दिया ज्यूटर आयन। तो ये न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये आयनिक रूप में है, लेकिन ये भी ओवरऑल हमारा न्यूट्रल हुआ, और यहाँ ये भी न्यूट्रल है। तो बहरहाल ये न्यूट्रल है, तो इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो ये इसका एक पीएच होगा, उस पीएच पर न ये प्लस में रहेगा न माइनस में रहेगा। आप अगर पीएच बढ़ा देंगे या पीएच को कम कर देंगे, मान लेते हैं पीएच को हम कम कर दिए, तो जब पीएच कम कर देंगे तो यहाँ से एच हट जाएगा, यानी पीएच आप कम करेंगे तो एसिडिक हो जाएगा, यानी लो पीएच करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH2CHRCOOH। लो पीएच का मतलब ये हो गया कि एसिडिक, लो पीएच का मतलब क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो जब आप लो पीएच कर रहे हैं तो एसिडिक हो जाएगा, तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। लो पीएच पर, यानी लो पीएच का मतलब हुआ कि एसिडिक मीडियम, अभी हम लोग बात किए थे, समझिएगा इसको। लो पीएच का मतलब एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में अमीन ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाएगा, और वो हमारा बना लेगा क्या, ये बना लिया केटायन, ये केटायनिक फॉर्म हो गया। दूसरा आपने कहा कि यदि पीएच को बढ़ा दें, हम पीएच को बढ़ा देंगे तो आप कह रहे हैं कि बेसिक मीडियम, जब पीएच को आपने बढ़ाया तो डीप्रोटोनेशन हो गया, यहां से COO- हो गया, R हो गया, NH2 हो गया, ये आपका एनायनिक फॉर्म हुआ, एनायनिक फॉर्म। अब कंडक्टिविटी देखेंगे, तो जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस। भाई अगर आपने पीएच को कम कर दिया तो हमारा अमीनो एसिड केटायनिक फॉर्म में चला गया, यदि पीएच को हाई कर दिया, पीएच को आपने हाई कर दिया तो एनायनिक फॉर्म में चला गया। तो केटायनिक फॉर्म में लो पीएच पर, हाई पीएच पर एनायनिक फॉर्म में चला जाएगा। तो हम कंडक्टिविटी से शो देखते हैं कि यहां हमारा एक कैथोड बना लो, एक एनोड बना लो, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए हमारे, यहां पर आप ले लेते हैं अमीनो एसिड्स, ये देखो आप। तो हमें ये करना है कि आयंस जितना यहां प्रेजेंट होगा कंडक्टिविटी उसी हिसाब से होगी। तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट के आधार पर ये पाया गया कि अमीनो एसिड्स, ये वह पीएच जिसमें अमीनो एसिड सोल्यूशन में रहेगा, ना वो केटायन की तरफ माइग्रेट करे और ना एनायन की तरफ माइग्रेट करे, उस पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम अमीनो एसिड्स को फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इट शोज दैट कि अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज द ज्यूटर आयंस एट ए सर्टेन पीएच, और
and when we placed in the electric field, then they neither migrate to cation or anion. तो जब हम जो है हम अमीनो एसिड्स को जो ज्यूटर आयंस के रूप में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ना वो केटायन की तरफ जाता है और ना वो एनायन की तरफ जाता है। तो वह पीएच जिस पे अमीनो एसिड्स ना केटायन की तरफ माइग्रेट करे ना एनायन की तरफ माइग्रेट करे, यानी कैथोड और एनोड की तरफ माइग्रेट नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हम इसको लिख लेते हैं कि यहां पर यहीं पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द कंडक्टिविटी मेजरमेंट शोज दैट, क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी measurement shows that at certain pH amino acids exist as ज्यूटर आयंस। तो ज्यूटर आयंस के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा अमीनो एसिड है एक सर्टेन पीएच पर ज्यूटर आयंस के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा, देन तब ना एक कैथोड की तरफ जाते हैं ना एनोड की तरफ जाते हैं। जो अमीनो ज्यूटर आयंस हैं, ये ज्यूटर आयंस, यही है ज्यूटर आयंस। तो भाई इस पर एक प्लस है एक माइनस है, आपने इसको रख दिया यहाँ पर, मान लेते हैं ये आपका कैथोड हो गया, एनोड हो गया, तो ना ये आपका कैथोड की तरफ जाता है ना आपका एनोड की तरफ जाता है। तो उसका मतलब वही हम कह रहे हैं कि देन इट नाइदर माइग्रेट, देन तब क्या होगा, देन नाइदर इट migrates towards cathode or anode while it exist in, जबकि कहाँ एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन। तो वही पीएच, जिस पीएच पर हमारा जो अमीनो एसिड्स है वो सॉल्यूशंस के अंदर रहे, उसी को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो लिख लेते हैं इसको हम, क्या लिखेंगे कि द पीएच एट विच अमीनो एसिड exist in the solution, this pH is known as, this pH value is known as isoelectric point।
और इसको कैसे दिखाते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आईपी। इसको हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जब इसको हम स्ट्रांग एसिडिक मीडियम में कर लेंगे, देन इट कन्वर्ट टू केटायन एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अमीनो एसिड इन द केटायनिक फॉर्म माइग्रेट टू द कैथोड। ठीक है, तो आगे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे कि इन द यानी लो पीएच पर, एट लो पीएच that is strong acidic medium amino acid amino group protonated and form cationic amino acid in the electric field it migrates towards किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स कैथोड। तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जहां लो किए थे वहीं हाई पीएच कर दें, हाई पीएच, तो जहां एसिडिक था यहीं बेसिक कर देंगे, तो जहां ये अमीनो एसिड था यहां बदल जाएगी बातें। फिर से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इन एट हाई पीएच that is in strong basic medium क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेटेड and form anionic amino acid in the electric field anionic form migrates toward किधर की तरफ, एनोड। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा लो पीएच हाई पीएच पर। अब अगर मान लेते हैं अगर हमें कैलकुलेट करना पीआई की वैल्यू, तो हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम आपका एलानिन का बताते हैं कि लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ पीआई, तो हम पीआई कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप का। कैलकुलेशन ऑफ
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3 COO, कैलकुलेशन ऑफ, हम कैलकुलेशन करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का। तो जो हमारा अमीनो एसिड्स है ये है COOH, और ये हो गया हमारा NH2H और CH3। एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो इसका पीआई वैल्यू है वो हमारा जो आर ग्रुप है, आर की जगह हमने इसको रख दिया है। अभी आर की जगह हम CH2COOH रख देंगे, ठीक है। तो अलग अलग आप रखते जाएंगे तो आपको अलग अलग मिल जाएगा। तो CH2COOH रख दीजिए या दूसरा कुछ रख दीजिए। तो जो इसकी जो वैल्यू होती है pKa की जो वैल्यू होती है, pKa की वैल्यू 2.34 है, और यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप का है pKa वैल्यू 9.69 है। तो इसकी जो पीआई वैल्यू हो जाएगी, पीआई बराबर हो गया हमारा, कितने के बराबर हो गया, 2.34 प्लस 9.69/2, और ये आ गया हमारा 6.02। तो जो पीआई की वैल्यू है वो कितने के बराबर हो गया, 6.02 के। और ये रेयर ही होता है, जो हमारा पीआई की वैल्यू है वो रेयर ही 7 होता है, नहीं तो इसका 7 से कम ही होता है, यानी 6 के आसपास। या आप ये कह सकते हैं कि 5.8 से लेकर ये 6.1 या 2 तक के आसपास का ये वाली वैल्यू अक्सर होती है। यानी आप अप्रोक्सीमेटली ये भी कह सकते हैं कि नियरली किसके बराबर होती है, जो पीआई की वैल्यू होती है अमीनो एसिड की वो 6 के बराबर होती है। तो यहाँ और भी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये जो है इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट हो गया, और इस पर अगर शॉर्ट नोट आएगा तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे आपको सभी वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।